थकावट के पीछे बहुत सारे अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं। उन्हें रूल आउट करना सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पेशेंट्स को अपना थायराइड का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कि कहीं उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ही लो सॉल्ट टाइप पे चले जाते हैं, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी भी अगर हो, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो, जिंक की डेफिशिएंसी हो, तो ये सब मिलके जो है आउटकम क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम का। नमस्कार सेहतनामा में आज बात हम इतना थक क्यों रहे हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डाइटिशियन सारिका शर्मा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं थक क्यों रहे हैं हम इतना ज्यादा। तो सारिका, आज क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, मेरे भी जो जानकार हैं, कि हम थक बहुत रहे हैं, खासकर जब ये मौसम बदलता है, अप्रैल मई जून, बहुत थकावट होती है। आप नींद भी ले रहे हैं अच्छी, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, फिर भी हम थक क्यों रहे हैं? थकावट के पीछे बहुत सारे अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं। उन्हें रूल आउट करना सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक होता है कि सिर्फ थकना, जो कि मतलब साल में एक दो बार हुआ कि मौसम बदल रहा है या बहुत सुस्ती आ रही है, बॉडी में कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है मेडिकली, जिसको हम डायग्नोज करते हैं एज क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम। तो ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का डायग्नोज नहीं हुआ है कि वो क्यों थक रहा है, लेकिन वो थका हुआ रहता है। इवन कि जितनी मर्जी गुड नाइट स्लीप ले ले, वो थका हुआ ही रहता है, और जब वो सुबह उठता है तो भी थकावट है। तो वही अब सवाल वही है कि थक क्यों रहे हम, अब करें क्या? तो सबसे पहले जब भी पेशेंट्स हमारे पास ऐसे इडियोपैथिक चीजें लेकर आते हैं, इडियोपैथिक हम उसे कहते हैं जब रीजन नहीं पता है उसकी प्रॉब्लम का, जैसे कि बहुत थकावट रहती है, हर वक्त थका थका रहता हूँ या रहती हूँ, मसल्स में बहुत पेन रहता है, सुबह उठते बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। और तो सबसे पहले तो हम यही रूल आउट करते हैं, जो बड़ी कॉमन चीजें हैं कि कहीं अनीमिया तो नहीं है। कई बार क्या होता है, हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाता है, लेकिन होता क्या, बॉडी जो होती है वो आयरन लेवल्स को स्टोर नहीं करती है। तो वो हमें फेरिटिन टेस्ट वगैरह से पता चलता है। और कई बार क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक से काम ना करे, तो विटामिन B12 ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है। उस वजह से पर्निशियस एनीमिया भी एक कंडीशन होती है जो हो जाती है। और फिर अगर कोई भी रीजन नहीं मिलता है, तब हमें पता चलता है कि स्टमक में जो हमारा एक एसिड बनता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl, तो वो वीक होता है। लो स्टमक एसिड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब भी पेशेंट का स्टमक एसिड लो होगा, यानी HCl लो होगा, तो बैड बैक्टीरिया विल compete फॉर न्यूट्रिशन विद गुड बैक्टीरिया। तो अब न्यूट्रिशन आ रहा है, लेकिन HCl यानी स्टमक में एसिड कम है, अब न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी कम है। तो नेचुरली जब आपकी बॉडी को आप अच्छी तरह खाना पीना भी दे रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, तो वीकनेस होना तो बिल्कुल कॉमन है, लाजमी है। और एक हमने देखा है सीबो, इसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो अगर सीबो हो तो भी ये थकावट होता क्या है, जब हम थकते हैं ना, तो हम जूस पी लेते हैं या फ्रूट्स खा लिए या कुछ ऐसी चीज़ें कि जिससे हमें एनर्जी मिले और सो लो, शायद हमारी थकावट कम हो जाए। हम जनरली इसको डायग्नोज नहीं कराते। तो आप रेकमेंड करते हो कि अगर मतलब कब तक, आप कितने हफ्ते या कितने महीने आप थकावट ही महसूस हो रही है, और तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए? सबसे पहले पेशेंट्स को अपना थायराइड का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है कि कहीं उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव तो नहीं है, ठीक है, ये चीजें। और उसके बाद नेचुरली HbA1c का टेस्ट बोला जाता है कि वो शुगर लेवल्स भी अपने टेस्ट करें, कहीं अर्ली प्री डायबिटीज वगैरह, डायबिटीज तो नहीं स्टार्ट हो रही। और हमने देखा है कि लो पोटेशियम लेवल्स, ये भी बहुत बड़ा एक कारण है फटीग का। अगर टेस्ट कराए जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट क्या देते हैं आप? पेशेंट्स के लिए एक चेक लिस्ट होनी चाहिए
कि पेशेंट को सबसे पहले रूल आउट करनी है कुछ चीजें कि उसको डेफिशिएंसीज कौन कौन सी है। वो हार्मोन्स की भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया थायराइड की कमी भी हो सकती है, अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव। दूसरा, पेशेंट को ये भी देखना है कि वो एंटासिड्स को क्यों नहीं रहता। अब वही वाली बात आ गई, जैसे कि अगर आपका स्टमक एसिड लो है, अब तो आप एसिडिटी एक्सपीरियंस करेंगे, और जब आप एसिडिटी एक्सपीरियंस करेंगे आप एंटासिड्स लेंगे। अब एंटासिड्स जो लेता है उसको दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और फैटीग जो है उसका बहुत बड़ा रीजन है, आउटकम बन के। महिलाएं खासकर बहुत एक सर्टेन एज के बाद आफ्टर 45 या 50 बॉडीली चेंजेस भी हो रहे होते हैं, तो वहाँ वो ज़्यादा थकावट महसूस करती हैं। ये सारे हार्मोनल चेंजेस का ही एक आउटकम होता है क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम। और बहुत सारे कुछ की न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ही लो सॉल्ट डाइट पे चले जाते हैं, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी भी अगर हो, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो, जिंक की डेफिशिएंसी हो, तो ये सब मिलके जो है आउटकम क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम का बन सकता है। अब ये भी बता दीजिए कि ये सब किस में पाया जाता है, और क्या कुछ ऐसे तरीके कि आप घर बैठे कोशिश तो कर सकते हैं कि अपनी थकावट को कम कर सकें। अगर मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, तो जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ मीठा खाया, अब आपके पैंक्रियास का काम है इंसुलिन को रिलीज करना इन रिस्पॉन्स टू दैट शुगर जो आपने खाया, ठीक है, ग्लूकोज को पचाने के लिए। तो होता क्या है, जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका एक डोर खुलता है और वो इंसुलिन अपटेक करते हैं, और तब आपको एनर्जी आती है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो सेल्स हैं वो अपना डोर ओपन नहीं कर रहे हैं, और आपका जो इंसुलिन है वो नहीं यूज हो पा रहा है, तो एनर्जी नहीं ले रहे हैं सेल्स। तो नेचुरली यू विल बी ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब भी उन्हें कोई इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, तो वो ठीक होने के बाद भी उनको थकावट रहती है सालों साल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वायरस है ना, वो अभी अलाइव नहीं है आपके सिस्टम में, लेकिन उसका एक जेनेटिक कंपोनेंट जो है दैट इज रैप्ड विद द प्रोटीन ऑफ योर इम्यून सेल्स। तो उससे क्या होता है कि आपको वो सिम्टम्स आते रहते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो आपको ये सिम्टम्स देता है। तो ये जो जिन वायरस की मैंने बात की, ये इनको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे नैनो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अब इनको खत्म कैसे करना है अपने सिस्टम से, तो ये जो नैनो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है, ये ज्यादातर डिपेंडेंट होता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ज्यादा लेते हैं, तो एक आपका थायमिन खत्म होता है बॉडी से, विटामिन B1, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करने के लिए यानी पचाने के लिए विटामिन B1 की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब विटामिन B1 जो होता है, ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से आपके सिस्टम में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। ऐसा भी होता है कि विद इन 18 डेज आपका सारा विटामिन B1 जो बॉडी में है वो सारा डिप्लीट हो जाए, और तब आपको ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं थकावट वाले। तो बेसिकली नंबर 1 आपको करना क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स को लो करना, यानी कि जो शुगरी चीज़ें जिसमें मीठा ज़्यादा है और आप सीधा मीठा खा रहे हो, मिठाइयाँ या ड्रिंक्स पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स, और ये आप कम करो। हो सकता है इसकी वजह से भी थकावट हो रही हो। सिर्फ मीठा ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स में आपके ग्रेन्स भी आ जाते हैं। जैसे अगर आप चपातियां बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू शुगर ओनली, ग्लूकोज में ही ब्रेकडाउन होकर उनको ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में ही कन्वर्ट होना है। तो बेसिकली ऐसे जो वायरस और बैक्टीरिया के जो ट्रेस रह जाते हैं वो इसी पे थ्राइव करते हैं, और B1 भी आपका खत्म होता है जितने ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो। तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स लो करने हैं। अगर आपको थकावट होती है, आपको प्रोटीन्स और फैट्स को बढ़ा देना है, आपको विटामिन C बहुत ज्यादा लेना है, और आपको विटामिन D पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जब आप विटामिन D लेंगे तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप साथ में जैसे जिंक भी 30 mg अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अब ये बताइए, ये सारी चीज़ें लिस्ट से
किन किन चीज़ों में है और हम क्या क्या रादर देन कि हम सिर्फ चपाती या चावल या मीठी चीज़ें ही ज़्यादा अंदर खा रहे हैं। खाने में भी जैसे हमें कहते हैं हम तो खाना तो खा रहे हैं फिर थक क्यों रहे हैं, तो खाना देखने की ज़रूरत है कि आप कहीं गेहूँ और चावल पर ही तो नहीं जोर दे रहे। तो अब प्रोटीन, जिंक और बाकी चीज़ें जो आपने गिनाई, क्या क्या शामिल करें अपनी डाइट में? तो सबसे पहले अब फिर से हम वहीं घूम कर आ जाते हैं। पैराडॉक्सिकली अगर हम बात करें, स्टमक अगर आपका एसिड लो है, अगर आपका स्टमक एसिड नहीं बना रहा है, बहुत लो बना रहा है, तो आप जो भी खाएंगे वो ठीक से पचेगा नहीं। अब वो ठीक से जब पचेगा नहीं तो आपको फैटीग होगा ही होगा। अब स्टमक HCl को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो स्टमक के HCl को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है और आपकी जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है वो भी ठीक होती है। क्योंकि ज्यादातर ये भी देखा गया है कि अगर गट परमिबिलिटी हो, यानी कि जिसको हम कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम, जहाँ पे हमने शायद पहले भी इसके बारे में ब्लोटिंग वाले एपिसोड में बात की। बिल्कुल, और दर्शकों से गुजारिश है कि ब्लोटिंग वाला एपिसोड आप देख सकते हैं। डाइटिशियन शायद कह रहे हैं उसमें विस्तार से सब कुछ बताया है गट हेल्थ को लेके। तो गट हेल्थी, गट इज अवर सेकंड ब्रेन। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अच्छा भी नहीं महसूस कर सकते, हम खुश भी नहीं रह सकते अगर हमारा गट हेल्दी नहीं है। आप मानेंगे नहीं, सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन है वो 90% गट में बन रहा है जी, 10% ब्रेन में। तो जो गट है उसमें जैसे एक कॉलन, जैसे आप गट की लाइनिंग होती है उसमें एक बड़ी प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनी होती है जिसे हम एंट्रोसाइट्स कहते हैं, जो बहुत टाइट जंक्शंस होते हैं, जैसे ऐसे करके वो टाइट जंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर अगर परमेबिलिटी है, सी दिस इज द परमेबिलिटी, छेद हो गया, ठीक है। अब अगर उसमें से कुछ भी परमीट कर सकता है तो आप देखिएगा कि जितने भी पेशेंट्स एलर्जी के पेशेंट्स हैं, जिनको एलर्जी की शिकायत है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो गट की परमेबिलिटी यानी कि लीकी गट सिंड्रोम की वजह से होती है। तो इसमें अमाइनो एसिड्स बहुत अच्छा काम करते हैं और उनमें से एक बहुत अच्छा अमाइनो एसिड्स है विच इज कॉल्ड L-ग्लूटामाइन। तो L-ग्लूटामाइन के लिए कैबेज एक बहुत अच्छी सब्जी है, बंद गोभी, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बहुत अच्छी रहती हैं। कौन सी होती है? गोभी फैमिली की जो सब्जियां होती हैं जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये सब जो हैं ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती है। तो पेशेंट्स को चाहिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करें और बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो खाना खाएं और अच्छी तरह से चबा कर खाएं। जब वो अच्छी तरह से खाना चबाएंगे तब HCl बनने में मदद होगी। ओके। और कुछ हर्ब्स हैं जो हमारी किचन में मिल जाते हैं। सॉल्ट का पानी हम अपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को ज़रूर बोलते हैं, रेकमेंड करते हैं, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव फायर जिसको कहते हैं वो बहुत वीक होता है। कैसे ले सकते हो और दिन में कितनी बार? जी देखिए, जब आप खाना खाने बैठे हैं तो आपको इतने से पानी में आधा चम्मच सॉल्ट मिला के ले लेना है। अगर आपके पास सॉल्ट नहीं है तो अगर आप अपने खाने के पहले निवाले में फ्रेश अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं और उसे अच्छी तरह से चबाइए। तो होगा क्या कि आपके खाना खाने से पहले आपके स्टमक में एसिड्स बनने शुरू, मतलब HCl आपका बनना शुरू हो जाएगा। फिर आप जब खाना चबा चबा कर खाएंगे वो अच्छी तरह से पचेगा, वहाँ सड़ेगा नहीं, और जब खाना अच्छे से पचेगा तो आप धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे और फटीग का तो फिर सवाल ही नहीं। और गट हेल्थ के लिए भी फटाफट कुछ नुस्खे बता दीजिए। जिन लोगों को भी शक है कि उनको ब्लोटिंग हो जाती है, कि उनका लीकी गट है, जैसे ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी होती है और बर्ब्स आते हैं, डकार आते हैं, ठीक से खाना नहीं पचता है, उन लोगों को अपने गट पे काम करने की जरूरत है। खाली पेट वो एक जूस बना कर पिए जिसमें हम कैबेज और खीरा लें, बंद गोभी और कुकुम्बर। अब इसका आपने 80:20 लेना है। 20% आपको कैबेज लेनी है और 80% आपको खीरा लेना है। तो जब आप इसका जूस बनाकर 7 दिन तक लगातार पीजिए, उससे बहुत मदद होती है आपके गट के लाइनिंग को रिपेयर करने की।
बहुत आसान है, बंद गोभी हर सीजन में मिलता है और खीरा भी मिलता है। मतलब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको छान के डालने की कोई जरूरत अच्छा दोनों पे इकट्ठा जब आप गोभी बंद गोभी को जब आप जूसर में डालते हैं तो उसमें से जूस निकलता है और आप इसको 7 दिन लगातार खाली। आप इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं अगर पेशेंट को अल्सर्स नहीं है पेट में और वो एसिडिटी का शिकार नहीं है तो उसमें अदरक भी डाला जा सकता है। चाय कॉफी से बचें क्योंकि चाय कॉफी जो है वो आपके थायराइड लेवल्स को बॉडी से बिल्कुल ड्रेन आउट कर देती है, निकाल देती है। तो जब तक आप क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के पेशेंट हैं तब तक आप चाय कॉफ़ी से बचें क्योंकि ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स को देखा गया है थोड़ी थोड़ी देर के बाद चाय और कॉफ़ी ज़रूर लेते हैं टू स्टिमुलेट देमसेल्व्स, लेकिन वो एक उसमें फंस जाते हैं एक नेक्सस में, वो और हालत उनकी इन द लॉन्ग रन खराब कर सकता है। जिंक ज़रूर शामिल करें, जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिंक के लिए आप क्या ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। जब आप कद्दू खरीदते हैं तो उसके जो बीज निकलते हैं उसे मत फेंकिए। बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खरबूजा खरीद रहे हैं, पूरा बीज फेंक देते हैं, तरबूज बीज निकाल के खाते हैं, ये वो कद्दू पंपकिन खरीदते हैं तो बीज फेंक देते हैं। यही तो मेन चीज़ है खाने वाली। तो जब भी आप ऐसी चीज़ें खाएं तो इनके बीज ना फेंकें, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का जिंक मिलेगा। पर इनके बीजों को कैसे खा सकते हैं? देखिए जो कद्दू के बीज हैं वो जब हम मार्केट से पंपकिन यानी कद्दू लेकर आते हैं तो वो एक शेल में बंद होते हैं, उसके शेल को निकाल कर आप खा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो आप उनको वॉश करके खा सकते हैं। की पोटेशियम के लिए आप क्या करना है कि लंच से पहले आदत रखें कि एक बोल भर के सैलड का अगर आप खा लें तो भी आपकी पोटेशियम की नीड पूरी हो जाती है। और आजकल सीजन में वाटरमेलन यानी तरबूज है जो पोटेशियम से भरपूर है, केला हर मौसम में मिलता है, पोटेशियम से भरपूर है। तो ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें तो थकावट नहीं होती। ध्यान रखिए कि अपनी डाइट में गुड फैट्स शामिल कीजिए। गुड फैट्स में आपके वॉलनट्स आ जाते हैं यानी अखरोट, ठीक है। अखरोट खाना इतना इम्पॉर्टेंट है सबके लिए बिकॉज सिलेनियम होता है इसमें, और सिलेनियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थायराइड ऑल्सो। जब आपके थायराइड को अच्छी क्वांटिटी में सिलेनियम मिलता है तो वो अच्छे से काम करता है। और अगर थायराइड की वजह से आपका प्रॉब्लम हो रहा होगा थकावट का तो वो भी एक कॉम्बैट होगा। ब्राज़ील नट्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सिलेनियम। अब ब्राज़ील नट्स जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये इसकी डोज 2 नट्स की होती है हर रोज़ की। अखरोट आप 2 से 3 खा सकते हैं दिन में। बादाम भिगो कर खाइए और कुछ बीज हैं वो भी आप भिगो के खा सकते हैं, जैसे आपके सूरजमुखी के बीज हो गए, कद्दू के बीज जो पहले बताया जिंक पे बहुत अच्छे, सूरजमुखी के बीज आपके विटामिन ई से भरपूर हैं। तो ये आपके सारे मिलके गुड फैट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ तो लीन प्रोटीन्स यूज़ कीजिए, वीगन प्रोटीन्स आपकी दालें हो गई, आपका टोफू हो गया, और आप बीच बीच में दही ले सकते हैं या छाछ ले सकते हैं गर्मियों में। तो बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। एक्सरसाइजेस कीजिए तो क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम से बच सकते हैं।